अध्याय 58 राक्षस शिकार की तैयारी। लेकिन खैर, जो कुछ भी हो, भाग्य या किस्मत, लूसिया किसी तरह परीक्षण की जगह ढूंढने में सक्षम थी और अपने अन्य साथियों के साथ लड़ाई की एक श्रृंखला के माध्यम से उसने ओरेकल के परीक्षण को मंजूरी दे दी और इस तरह उसे टुमारोज पाथ के जागरण से पुरस्कृत किया गया। रक्तरेखा। हाँ, क्या साजिश है। ओलिवा हल्के से ताली बजाने के अलावा कुछ नहीं कर सका। ये लूसिया के लिए बहुत हद तक भाग्य या नियति थी। वह रक्तरेखा भी प्राप्त करना चाहता था। टुमारोज पाथ ओरेकल और फेट के इर्द गिर्द घूमने वाली एक शक्तिशाली रक्तरेखा थी। इस अवसर को हाथ से जाने देना उसकी मूर्खता होगी। मुझे कबीला छोड़ना होगा। अकादमी में जाने से पहले मुझे इस परिवार की जरूरत है। ओलिवा ने गंभीर दृष्टि से सोचा। उसे लगा कि अकेले ही प्रशिक्षण लेना बेहतर है। उसकी गणना के अनुसार यदि वह कुल में रहा तो अधिक उन्नति नहीं कर सकेगा। कबीले में उसका व्यवहार अच्छा नहीं था और नादिया को खजाना देना कठिन होता जा रहा था। वह इसे स्वीकार नहीं करेगी और दृढ़ता से उससे मिलने पर जोर देगी। जिस तरह से चीजें थीं, उसके लिए उसके साथ ज्यादा संपर्क में रहना काफी मुश्किल होगा। वह नादान भी नहीं थी। वह उसे खजाने और कलाकृतियों को विकसित करने के लिए धोखा नहीं दे सका, जैसा कि उसने आशा की थी। उन्होंने महसूस किया कि इस स्थिति में उनका नियंत्रण बहुत कम था। लोग उतने आसान नहीं थे जितना उपन्यासों में दर्शाया गया है, जिसे वह पढ़ने का आदी था। सौभाग्य से उसे इस बात का एहसास हुआ और अब उसे उसी के अनुसार अपने विकास की योजना बनानी चाहिए। कबीले में रहना इष्टतम नहीं था। निश्चित रूप से नादिया समय के साथ शक्तिशाली हो सकती है और वह भी ऐसा ही करेगी, लेकिन फिर इस काल्पनिक दुनिया में उसके पुनर्जन्म लेने का क्या फायदा होगा। वह स्वयं भी दुनिया का अन्वेषण करना चाहता था, विभिन्न रहस्यमय चीजों को देखना चाहता था। यदि वह मजबूत होने तक इंतजार करता तो यह एक बड़ी बर्बादी होती। हमेशा कोई न कोई उससे अधिक ताकतवर होगा, तो क्या इसका मतलब यह है कि उसे तब तक इंतजार करना होगा जब तक वह सबसे ताकतवर न बन जाए? इसमें कितना समय लगेगा? कुछ सदियां। वह एक सामान्य इंसान था और उसमें उस स्तर का धैर्य नहीं था। वह कभी भी एक ही काम करते हुए और हर दिन एक ही दिनचर्या का पालन करते हुए सदियां नहीं बिता सकता। वह बोरियत से मर जाएगा। वह समझ नहीं पा रहे थे कि पुनर्जन्म का अनुभव करने के बाद उपन्यास के नायक अचानक तपस्वी भिक्षुओं जैसे कैसे बन जाएंगे। किसी बेतरतीब गुफा में 1000 साल बिताने में सक्षम होना या किसी संप्रदाय में चौकीदार बनकर केवल तभी बाहर आना जब दुश्मनों ने आक्रमण किया हो। शायद वे वास्तव में असाधारण थे, लेकिन उन्हें यकीन था कि ऐसा नहीं था, और न ही उनका अपने जीवन का अधिकांश हिस्सा एक ही स्थान पर बिताने का इरादा था। वैसे भी ये कुछ हिस्सा था जो उन्हें देर सबेर करना ही था। फिलहाल कबीले को छोड़ना असंभव था। राक्षस का शिकार होने वाला था और उसके छिपकर बाहर निकलने का कोई रास्ता नहीं था। शायद मुझे जेन्ना से मदद मांगनी चाहिए। उसे लगा कि वह किसी तरह कबीले छोड़ने में उसकी मदद कर सकती है। या क्या मुझे कबीले संरक्षक को इसमें मेरी मदद करने देनी चाहिए? उसने प्राचीन सफ़ेद बिल्ली के बारे में सोचा और महसूस किया कि वह उसे बहुत आसानी से बाहर निकाल सकती है। या मैं खुद ही बाहर निकलने की कोशिश कर सकता था। फिलहाल उन्होंने अपने विचारों को विराम दे दिया है। फिलहाल वह इसमें कुछ खास नहीं कर सकता था। उसे पहले मजबूत बनने पर ध्यान देना चाहिए। वह इस बात को लेकर भी निश्चित नहीं था कि कबीले को उसके भरोसे छोड़ना संभव भी है या नहीं, और इस बात का तो जिक्र ही नहीं किया जा सकता कि राक्षस के शिकार के बाद कबीले की प्रतिक्रिया कैसी होगी। क्या उसका इलाज पहले से बेहतर होगा? क्या उस समय भी उसे कबीला छोड़ने की आवश्यकता होगी? क्या उसके इर्द गिर्द घूमने वाली योजनाएं शामिल होंगी? उसे धैर्यपूर्वक प्रतीक्षा करनी चाहिए। राक्षस का शिकार एक महत्वपूर्ण घटना थी, उपन्यास के नजरिए से नहीं बल्कि उसके कबीले के नजरिए से। मूल रूप से सामग्री हमेशा अलग होती थी, लेकिन मुख्य मुद्दा यह था कि उत्तराधिकारियों को राक्षसों के बीच फेंक दिया जाएगा और उन्हें शिकार करने के लिए कहा जाएगा। वे जितने अधिक शक्तिशाली राक्षस का शिकार करने और वापस लाने में सक्षम होंगे, घटना में जीत की संभावना उतनी ही अधिक होगी। ओलिवा उठा और रेपियर को अपने हाथ में पकड़ लिया। वह प्रशिक्षण लेने जा रहा था।
ठीक इसी तरह दिन हफ्तों में बदल गए और हफ्ते महीनों में बदल गए। इस दौरान ओलिवर ने नादिया से बमुश्किल बातचीत की। वह अब तक उसके ठंडे रवैये से सुन्न हो गया था। अगर संयोग से कभी उनका आमना सामना हो जाए तो वह उसकी ओर देखती भी नहीं थी। फिर भी उसने उसके व्यवहार पर ध्यान न देने की कोशिश की और समय समय पर उसे कलाकृतियों और अमृत से लुभाने की कोशिश करता रहा। उसे कहना पड़ा कि 6 साल की बच्ची के लिए उसके पास मजबूत मानसिक शक्ति थी। उन्हें संदेह था कि बाहर के ओझा कभी भी मुफ्त अमृत या कलाकृति देने से इनकार कर देंगे। खैर, वे इसे पाने के लिए उसे मारने की भी कोशिश करेंगे और वह यहाँ थी। अगले महीनों के दौरान उन्हें उनसे कभी कभार ताकत बढ़ाने का मौका मिला और उसकी शारीरिक स्थिति अब कुछ इस प्रकार थी। नाम ओलिवर मिस्टिक। जाति मानव। ताकत स्तर 4 एस्पेरा लेवल 1। करिश्मा स्तर 3। भाग्य स्तर 2। राक्षस का शिकार 1 सप्ताह में शुरू हो जाएगा। गहन प्रशिक्षण सत्र के बाद अपना पसीना पोंछते हुए ओलिवर ने बुदबुदाया। कई महीनों की अच्छी अवधि में उसने बिल्कुल भी ढिलाई बरतने की हिम्मत नहीं की। इन महीनों के दौरान उनकी ताकत 10 गुना बढ़ गई और इस तरह उन्हें एक शारीरिक ओझा के रूप में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने विशेषज्ञता हासिल करने का फैसला किया ताकि ताकत में समझदार स्तर के अन्य लोगों की तुलना में उनकी कमी न हो। हालांकि उन्हें नादिया से अनंत स्वतंत्रता की संप्रभु हड़ताल के अलावा कोई तकनीक नहीं मिली, लेकिन उन्होंने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इसके बजाय खुद नई हथियार तकनीकों की खोज की। बाजार बहुत बड़ा था और वहां सभी प्रकार के रहस्यमय विक्रेता थे। अच्छी तकनीकें ढूंढना कठिन था, लेकिन वह दृढ़ रहा और इस प्रकार कुछ अच्छी चीजें प्राप्त करने में सक्षम रहा। अब केवल 1 सप्ताह रह गया है जब मैं बड़ों और अन्य उत्तराधिकारियों की उपस्थिति में रहूंगा। मुझे इसके लिए मानसिक रूप से भी खुद को तैयार करना होगा। उसने अपने चारों ओर रखे विभिन्न उपकरणों को देखा। एक रेपियर, एक भाला, एक खंजर और एक कुल्हाड़ी। बेशक वह आधुनिक दुनिया से आया व्यक्ति था और वह जानता था कि जब हथियारों पर महारत हासिल करने की बात आती है तो बहुमुखी प्रतिभा कितनी उपयोगी हो सकती है। वह स्वाभाविक रूप से खुद को 1 या 2 हथियारों तक सीमित नहीं रखेगा। अधिक हथियारों पर महारत हासिल करना उसके लिए बेहतर था। भविष्य में यदि वह खुद को किसी अन्य हथियार, शैली और कला में विशेषज्ञता वाले किसी अन्य लक्ष्य से बांधता है, तो उसे अनुकूलन करने में कठिनाई होगी यदि वह पहले से ही आदी नहीं है। कहानी खत्म। अलविदा।